नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं ब्रेकिंग द मोल्ड पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। रघुराम जी राजन और रोहित लांबा की लिखी यह पुस्तक अंग्रेजी में काफ़ी चर्चित रही। यह हिंदी अनुवाद है ब्रेकिंग द मोल्ड का, भारत के आर्थिक भविष्य की पुनः कल्पना। अनुवाद मंजीत ठाकुर ने किया है। रघुराम जी राजन जो लेखक इस पुस्तक के हैं और रोहित लांबा, मैं इनके बारे में थोड़ी बात बता दूं। रघुराम जी राजन विश्व प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस में डिस्टिंग्विश्ड सर्विस प्रोफेसर हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री रह चुके हैं। इससे पहले उनकी जो पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं उनमें फॉल्ट लाइन्स और आई डू व्हाट आई डू, द थर्ड पिलर, सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम कैपिटलिस्ट जैसी पुस्तकें आ चुकी हैं। दुनिया भर के पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं। जाना माना नाम। रोहित लांबा पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के सहायक प्राध्यापक हैं। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, अबू धाबी में विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे हैं। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से उन्होंने अर्थशास्त्र में पीएचडी की उपाधि हासिल की। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पोस्ट डॉक्टरल फेलो रहे हैं। नियमित तौर पर लिखते रहे हैं और भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के कार्यकाल में एक अर्थशास्त्री के तौर पर काम किया है। मंजीत ठाकुर जिन्होंने इस पुस्तक का अनुवाद किया है वह जाने माने पत्रकार रहे हैं, बड़े अच्छे अनुवादक हैं और आर्थिक विषयों पर उनकी अपनी पकड़ है। दरअसल रघुराम राजन और रोहित लांबा की यह पुस्तक बताती है कि जो भारत के विकास की अवधारणा है, जो हम यह कहते हैं कि इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी, भारत दुनिया की चौथी आर्थिक शक्ति बन जाएगा, वर्तमान में वह 5वीं आर्थिक शक्ति है। दरअसल यह जो विकास का तरीका है और जो भारत का आर्थिक विकास का जो स्वप्न है, दरअसल यह बहुत ही एक ऐसे दौर में है जो एक तरह से चेतावनी देता है। वो इस पुस्तक में एक लंबी चौड़ी भूमिका लिखते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि भारत में राजमार्ग काफ़ी तेज़ी से बने, मॉल्स तेज़ी से बने हैं, शहर तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी सड़कों का निर्माण हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ डिजिटल लेन देन बढ़ा है। लेकिन हमें इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि ये जो भारत के विकास का पैमाना है यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस देश में अब भी प्रधानमंत्री यह दावा करते हैं कि 80 करोड़ लोगों को वह मुफ्त में राशन दे रहे हैं या उनकी सरकार राशन दे रही है। तो जिस देश में एक तरफ तेज गति से भागती हुई गाड़ियां हैं, ऊंची अट्टालिकाएं हैं, उसी देश में 80 करोड़ लोग अभी भी सरकारी राशन के मोहताज हैं। उनका कहना है कि ये जो इमारतें, सड़कें, सुरंगें, शौचालय और मूर्तियां बन रही हैं, दरअसल या ये जो डिजिटल लेन देन भारत में हो रहा है, दरअसल यही विकास का सबसे बड़ा आधार नहीं हो सकता। जब हम विकास के सूचकांक की बात करते हैं तो हम यह देखते हैं कि दरअसल भारत का जो आम नागरिक है, किसी भी देश का जो आम नागरिक है, उसकी आय का स्रोत क्या है, उसके पास रोजगार के कितने अवसर हैं, वह जो कमाई कर रहा है उसमें कितना धन संचित कर रहा है, या उस पैसे से वह अपने लिए किस तरह की सुख सुविधाएं और समृद्धि अर्जित कर रहा है। उनका कहना है कि दरअसल वस्तुओं की जो उत्पाद और लागत है, जो नौकरियों के मौके हैं, वह लगातार छीजते जा रहे हैं। उनका कहना है कि ये भारत दरअसल 2 हिस्सों में बट रहा है। एक भारत बहुत तेजी से अमीर हो रहा है, अमीर से अमीरतम होता जा रहा है, दूसरा भारत गरीब से गरीब होता जा रहा है। लेकिन जब हम किसी राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था
को देखते हैं तो उसमें अमीर की पूंजी को भी जोड़ा जाता है। हम यह भूल जाते हैं कि उस देश के 80% से अधिक लोगों की स्थितियां क्या है। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि दरअसल हम एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, लेकिन क्या इस अर्थव्यवस्था में इस भारत के हर नागरिक का उतना ही योगदान हो? वह चीन का उदाहरण सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि दरअसल ये जो पूरी बहस है, जो भारत की समृद्धि की बहस है, यह दो रास्ते पर विभक्त है। एक वह समाज है, एक ऐसे लोग हैं एक तरफ जो कहते हैं कि भारत बहुत तरक्की कर रहा है, दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि भारत बहुत तेजी से गरीबी को बढ़ा रहा है, बेरोजगारी को बढ़ा रहा है और एक तरह से ऐसी कौम पैदा कर रहा है, ऐसा वर्ग पैदा कर रहा है जो काम नहीं करना चाहता, मुफ्त खाना चाहता है। उनका कहना है कि कैम्ब्रिज के अर्थशास्त्री जॉन रॉबिन्सन को कोट किया है उन्होंने कि उनका एक तर्क है कि आप भारत के बारे में कोई भी सही बात कहें तो इसका उल्टा भी उतना ही सही होगा। यानी दोनों तरफ की बातें सही हैं, सही हो सकती हैं। एक तरफ भारत में बहुत बेचैनी है, युवा हैं बहुत बेचैन हैं, बेरोजगार हैं, अग्निवीर और दूसरी योजनाएं हैं। दूसरी तरफ उनके लिए सरकारी नौकरियों के मौके खो गए हैं, उनकी सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा नहीं है। दूसरी तरफ उनका, यहाँ तक कि जो लोग पैसा कमा रहे हैं उनका डिजिटल डेटा सुरक्षित नहीं है। सेवा और उत्पाद का जो क्षेत्र है वह भी बहुत तेजी से खींचता जा रहा है, उसमें भी बहुत तेजी से एक मुकाबला हो रहा है जहां हम बहुत तेजी से मुसीबत में फंसते जा रहे हैं। उनका कहना है कि शिक्षा एक तरफ तो बहुत अमीरों के लिए पहुंच गई है, ऐसे शिक्षा केंद्र हैं जहां करोड़ों रुपए फीस से बड़े बड़े प्रबंधन की डिग्रियों के साथ लोग आ रहे हैं, लोग विदेशों में जा रहे हैं। और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जहां सरकारी स्कूलों में अध्यापक भी नहीं है, किताबें भी नहीं हैं और बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं। तो दरअसल भारत यह दो हिस्सों में बहुत तेजी से विभाजित हो रहा है। कुल 3 अध्यायों में अपनी बात रघुराम राजन और रोहित लांबा ने लिखी है। विकास का जो भारतीय तरीका है वह पहला खंड है इस पुस्तक का, जिसमें एक लंबी चौड़ी प्रस्तावना के बाद वो लिखते हैं कि देश कैसे समृद्ध बनता है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भारत क्यों नहीं बना पाया विश्वव्यापी पहचान, इसको वो देखते हैं। व्यापार और सेवा आधारित विकास में जो बदलाव हुए हैं उसकी बात करते हैं और फिर वो कहते हैं कि हम अपनी उम्मीदों का ठिकाना कहाँ बनाएं, इस पर देखना चाहिए। जो दूसरा खंड है उसमें शासन प्रणाली और उसकी क्षमताओं पर निगाह डालते हैं। उनका कहना है कि 21वीं सदी के लिए जो शासन प्रणाली है वह क्या हो सकती है, उसकी संरचना मतलब स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, 21वीं सदी की जो शासन प्रणाली की प्रक्रिया है वो क्या हो सकती है, हमारी जो क्षमताएं हैं उसमें बचपन की किस तरह की चुनौतियां हैं, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह की चुनौतियां हैं, स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में किस तरह की चुनौतियां हैं और जो भारत में असमानता बढ़ रही है, जो एक बड़ा बिंदु है जिस तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा किसी भी सरकार को। उनका कहना यह है कि उन्होंने जो ये बातें कही हैं वो किसी सरकार के मद्देनजर रखते हुए नहीं कही हैं, बतौर अर्थशास्त्री वह जो देखते हैं उसको वह रख रहे हैं। उनका कहना है कि दरअसल जो विकास का पैमाना है वह असमानता को बढ़ावा देने वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब असमानता बढ़ेगी यानी अमीर और अमीर होगा, गरीब और गरीब होगा, तो समाज में एक अराजकता की स्थिति बढ़ेगी। दुनिया के साथ भारत का रिश्ता क्या हो सकता है, इस पर उन्होंने नजर डाली है और एक रचनाशील देश के रूप में भारत को कहाँ पहुँचना चाहिए, क्या रुख अपनाना चाहिए, इसकी बात वह करते हैं। इसके बाद एक उपसंहार देते हैं जो तीसरा खंड है इसका, और उपसंहार में वह सीधे सीधे इस बात को कहते हैं कि भारत ने गलत राह चुन ली। बाकायदा इस पुस्तक में उन्होंने महात्मा गांधी के हिंद स्वराज की तर्ज पर उन्होंने नागरिक समाज के प्रश्नों का, हर प्रश्न का जवाब दिया है संपादक द्वय ने, जिसमें यहाँ तक इस सवाल का भी उत्तर उन्होंने दिया है कि कुछ लोगों का कहना है कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं। उनका कहना है कि मैं इस तरह की कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ। इसी तरह से G20 के क्षेत्र में भारत ने जो उपलब्धि हासिल की, वो अध्यक्ष चुना गया,
उस पर जो शोर शराबा हुआ, उनका कहना है कि ये बात जो आप कह रहे हैं कि G20 कोई उपलब्धि है, दरअसल ये कोई उपलब्धि नहीं है। यह रोटेशन सिस्टम है जिसमें कोई भी देश, हर देश एक बार अध्यक्ष बनता है। तो इस बार भारत का अवसर था और भारत ने बाकायदा अनुरोध कर, भारत का यह नंबर दरअसल G20 की अध्यक्षता का 2021 में ही आ रहा था, लेकिन भारत ने यह निवेदन किया, अनुरोध किया कि उसकी अध्यक्षता की बारी बदल दी जाए, क्योंकि भारत अपने 75वें साल में, आज़ादी के 75वें साल में अध्यक्ष बनना चाहता था। इसलिए भारत सरकार ने अपनी बारी बदली और बाकायदा 2023 में वह उपलब्धि हासिल की। उनका कहना है कि ठीक है। इसी तरह से उन्होंने गरीब अर्थव्यवस्थाओं पर उत्तर दिया है कि आखिर 2014 के बाद हमने लंबी दूरी तय की है, लेकिन क्या हो सकता है, स्टॉक बाजार क्यों उछल रहा है, उस पर भी उन्होंने बात की है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या हो सकता है, उस पर मतलब जितने भी सवाल हो सकते हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को लेकर या उन्हें मिले जनादेश को लेकर या लोकप्रिय सरकार के रूप में जो उनकी उपलब्धि और व्याप्ति है, उससे जुड़े सवाल का भी उत्तर उन्होंने दिया है। और उनका कहना है कि कोई ज़रूरी नहीं कि जो लोकप्रिय नेता है वह लोकप्रिय फैसले भी लेता हो। और उत्तर दिया है उन्होंने कि आप अपने दिल पर हाथ रख के देखिए कि क्या सरकार की नोटबंदी से किसी भी एक व्यक्ति को इस समाज में, जो कामगार है, जो मजदूर है, जो सर्विस क्लास है, उसको कोई फायदा हुआ, या कोविड काल में क्या सरकार ने महामारी से जिस तरह से स्थितियां आई, क्या भारत सरकार उससे सही ढंग से उबर पाई। वो कहते हैं कि आप केवल भक्त बन के, समर्थक बन के मत देखिए, आप एक नागरिक बन के देखिए और फिर सोचिए कि वास्तव में यह क्या हो सकता है। उनका कहना है कि जो संस्कृत का क्षेत्र है, जो हिंदू हित की बात कर रहे हैं, उसकी भी वो बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि 1200 साल की गुलामी के बाद पहला हिंदू राजा बना था, तो रघुराम राजन ने इसका भी उत्तर दिया। उनका कहना है कि आप किस हिंदू राज्य की बात कर रहे हैं, क्या जो दिल्ली में शासक बैठा था उसी की बात करते हैं। आप यह भूल जाते हैं कि इस देश में दक्षिण का एक बड़ा हिस्सा कभी भी मुगलों के अधीन नहीं हुआ था। उस समय भी चोल वंश थे, दूसरे राजा थे मध्य युग में, तो उनकी बात आप क्यों नहीं करते हो। आप मुगल कालीन भारत की बात करते हो और 1200 साल की बात करते हो, तो 1200 साल में दूसरे लोग भी, जो दक्षिण के लोग थे, जो दक्षिण के राजा थे, बड़े बड़े राजघराने, उनकी व्याख्या क्यों नहीं करते हो। इसी तरह से ऐतिहासिक संबंधों के समान व्यवहार की, मतलब जितने भी तरह के सवाल हो सकते हैं, उन सभी सवालों का उन्होंने सीधा सीधा उत्तर दिया है। और उन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र का मसला, रघुराम जी राजन और रोहित लांबा ने कहा है कि दरअसल आर्थिकता का मसला, पूंजी का मसला, भावनाओं का मसला नहीं है। आप इस बारे पर विचार करिए कि अगर आपको भोजन की आवश्यकता है और आपकी जेब में पैसे नहीं हैं, तो क्या आप खाना खा सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो क्या आप कहीं की यात्रा कर सकते हैं। सुखी जीवन के लिए धन की ज़रूरत होती है और धन को कमाने के लिए श्रम की ज़रूरत होती है। और श्रम के साथ साथ आपको वह अवसर मिलना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं उसका पैसा मिले और उस पैसे से आप अपने लिए आवश्यक सुविधाएं, बुनियादी ज़रूरतें पूरा कर सकें। उनका कहना है कि यह मसला संवेदनशीलता का नहीं है। और रघुराम राजन इस बात का दावा करते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो, आप यह बात समझ लीजिए कि जो बात उन्होंने इस पुस्तक में कही है, जिस राह पर भारत सरकार को जाने की बात कही है, सरकार किसी की भी बने, हम लोग चुनाव के नतीजों के ठीक पहले यह कार्यक्रम में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रघुराम राजन और रोहित लांबा इस बात का दावा करते हैं कि सरकार किसी की भी हो, वर्ष 2026 तक आते आते आपको वही राह चुननी होगी, वही पाथ चुनना होगा जो ब्रेकिंग द मोल्ड, भारत के आर्थिक भविष्य की पुनः कल्पना में इन लेखक द्वय ने लिखी है, रची है। मंजीत ठाकुर को इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए कि अर्थव्यवस्था, आर्थिक अर्थशास्त्र से जुड़े एक दुरूह, कठिन और अपठनीय विषय को भी उन्होंने बहुत अच्छे से अनुदित किया है।
रघुराम राजन और रोहित लांबा की भी इस बात के लिए तारीफ की जानी चाहिए कि उन्होंने बेहद सहज शैली में अर्थशास्त्र से जुड़ी गणितीय संकल्पना, संरचनाओं और उनके जोड़ तोड़ को बहुत सहज शब्दों में समझाया है। चूँकि अनुवाद अच्छा है इसलिए यह पुस्तक हिंदी में भी पढ़ने में समझ में आती है। अगर आप अंग्रेज़ी में पढ़ना चाहते हैं तो ब्रेकिंग द मोल्ड को पढ़ सकते हैं अंग्रेज़ी में खरीदकर। हिंदी में इस पुस्तक को पेंगुइन स्वदेश ने प्रकाशित किया है। मूल्य इसका 499 रुपये है। एक शिकायत मेरी बराबर पेंगुइन और दूसरे इस तरह के प्रकाशकों से है जो हिंदी में जब भावानुवाद करवाते हैं पुस्तकों का तो अनुवादकों का नाम आवरण चित्र पर नहीं देते हैं। हर प्रकाशक को जब भावानुवाद करे, भाषांतर करे तो हिंदी में अनुवादक का नाम आवरण चित्र पर, आवरण पृष्ठ पर अवश्य रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह किताब अगर रघुराम जी राजन और रोहित लांबा की ही है तो वह अंग्रेजी में है। हिंदी में इस किताब को लाने में मंजीत ठाकुर का योगदान किसी भी तरह से बहुत कम नहीं है। यानी उनको उनके हिस्से का श्रेय अवश्य दिया जाना चाहिए। अनुवादकों के हित में साहित्य तक का यह प्रयास लगातार चलता रहेगा। मैं जब भी अनुवाद की पुस्तकों की चर्चा करूंगा तो आपके सामने इस बात को अवश्य रखने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि हर विधा की पुस्तक के साथ मैं आपके पास पहुंचूं ताकि आप अपनी पसंद की पुस्तक चुन सकें। कल ठीक किसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।